एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने एम्प्लॉयमेबिलिटी स्किल्स में यूनिट 1 सेशन 1 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 में सेशन 1 हो गया है। आज हम करेंगे सेशन 2 एंड सेशन 3, रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं सेशन 2 से। व्हाट इज रिजल्ट ओरिएंटेशन? रिजल्ट ओरिएंटेशन नाम से पता चल रहा है ऐसे एक्शन जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब हमें हमारा गोल पता है। It is the term used to describe person's ability to recognize what results are important and steps needed to be taken to achieve them. Suppose एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का उसको रिजल्ट पता है ना कि उसको क्या अचीव करना है। उसको एक पूरा प्रोजेक्ट कवर करना है, जो टीचर्स ने गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है। अब उसके लिए वो क्या स्टेप्स लेगा ताकि उसका जो काम है वो पूरा हो सके, तब ये पर्सन की एबिलिटी को रिजल्ट ओरिएंटेशन बोलेंगे। इसमें फोकस होता है ऑन द रिजल्ट ऑफ असाइंड टास्क। मुझे क्या अचीव करना है ये पता है, तो इसका मेन फोकस रिजल्ट पर होता है। क्योंकि अगर रिजल्ट हमें पता होगा ना, यू कैन फोकस ऑन द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू अचीव इट। जब मुझे पता है मुझे कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, तभी मैं उसके ऊपर काम करूंगी। जब तक मेरे माइंड में एक इमेज क्लियर नहीं होगी कि मुझे करना क्या है, तब तक मैं काम नहीं कर सकती। तो इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेशन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के वो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट फोकस ऑन आउटकम रादर देन प्रोसेस, जिसमें मेन फोकस आउटकम पर होता है, ताकि क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस डिलीवर करनी है वो रिजल्ट माइंड में पहले से ही क्लियर हो। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी ने 1000 प्रोडक्ट्स पर डे प्रोड्यूस करने हैं। अगर उसको अपना रिजल्ट पता है कि मुझे 1000 प्रोडक्ट्स पर डे प्रोड्यूस करने हैं, तो वो उसके तरफ काम करेगा, उतनी लेबर रखेगा, उतनी मशीन्स लगाएगा। तो उसका एक्शन प्लान तभी बन पाएगा ना जब तक उसको रिजल्ट नहीं पता। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब एक रिजल्ट के बारे में क्लियर होना, अपने आप को क्लियर होना कि मुझे क्या अचीव करना है। वेज क्या है टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड? रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए सबसे पहले तो सेट क्लियर गोल, गोल क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल लेकर चलते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का, जिसमें स्टूडेंट ने 2 स्टेट्स के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का डिफरेंशिएट करना है। उसको गोल पता है। टीचर ने बोला एक चार्ट बनाना है, चार्ट में आपने एक तरफ स्टेट 1 को दिखाना है, दूसरी तरफ स्टेट 2 को दिखाना है। तो उसका गोल क्लियर है, एक्यूरेट गोल है। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, हमें पता हो हमने करना क्या है। सेकंड, प्रिपेयर एंड एक्शन प्लान। फिर वो कैसे कैसे काम करना है उसके लिए एक्शन प्लान बनाएगा, ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। उसको स्टेप्स पता चल जाएंगे, उसने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। थर्ड, यूज द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स। अब उसको पता है उसने चार्ट बनाना है, उसके लिए उसको क्या क्या सामान चाहिए होगा। उसको चार्ट पेपर चाहिए होगा, स्केच पेन, पोस्टर, कलर, जो भी वो मटेरियल यूज करना चाहता है, जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए वो इवेल्युएट करेगा। One must evaluate the resources and tools needed to achieve those results and whatever they are available. वो ये देखेगा कि उसके पास इस वक्त कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, क्राफ्ट पेपर चाहिए, ड्राइंग्स चाहिए, जो भी उसको चाहिए रिसोर्सेज, उनको वो इवेल्युएट करेगा। अब साथ साथ कई बार उसको हेल्प लेनी पड़ेगी मेंटर्स से, पीयर्स से। वन मस्ट टॉक टू टीचर्स, उसको टीचर्स से, सीनियर्स से, मेंटर्स से रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए फॉर हेल्पिंग सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मेकिंग अ कैलेंडर, कैलेंडर होना चाहिए कि कितना टाइम में कितना काम हो जाना चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए एक कैलेंडर बनाना चाहिए। जैसे मुझे प्रोजेक्ट देना है 1 वीक के बाद, तो ये तो नहीं है ना कि मैं सारा काम ही एक दिन में करूंगी। बेटर वे क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा काम रोज करती जाऊं। तो एक कैलेंडर बना लेना कि आज की डेट में मेरा काम कितना हो जाना चाहिए, कल मेरा काम कितना हो जाना चाहिए, परसों कितना हो जाना चाहिए, ताकि कोई लास्ट मोमेंट रश ना हो। और हर स्टेप पे हार्ड वर्क तो चाहिए ही। वन मस्ट वर्क हार्ड एंड बिलीव इन वंस ड्रीम। तो इस तरीके से हम रिजल्ट ओरिएंटेड रह सकते हैं ये 6 स्टेप्स को फॉलो करके। नाउ हाउ कैन वी सेट गोल्स इन डेली लाइफ? गोल सेटिंग कैसे करें? उसके लिए वर्ड याद रखो, स्मार्ट, SMART। अब इसके हर लेटर से एक एक वर्ड है। S मीन्स स्पेसिफिक, M मीन्स मेजरेबल, A मीन्स अचीवेबल। कई बार इस पर एमसीक्यू आया हुआ है, उस एमसीक्यू में व्हाट डज A स्टैंड फॉर, तो उसमें ऑप्शंस में अचीवेबल था, एक्शन ओरिएंटेड नहीं था। तो ए से अचीवेबल याद रखो, और वैसे भी स्मार्ट में ए अचीवेबल होता है, कुछ जगहों पर एक्शन ओरिएंटेड भी लिखा है। आर मीन्स रियलिस्टिक, टी मीन्स टाइमली। तो गोल सेटिंग के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। गोल सेटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, क्या चाहिए, कैसे अचीव करना है, और हम अपनी सक्सेस को मेजर कैसे करेंगे। सपोज मुझे इस बार क्लास में 80% अचीव हुए हैं। अब मुझे टारगेट रखना है कि मुझे नेक्स्ट एग्जाम्स में 90% अचीव करना है। तो मैं मेजर कर पाऊंगी ना अपने मार्क्स को देखकर कि मेरे मार्क्स उतने आए कि नहीं जितने मैं लाना चाहती हूँ। तो इसीलिए वर्ड यूज होता है मेजर द सक्सेस, कि हम अपनी सक्सेस को मेजर कर पाए। वन बाय वन सभी स्ट्रेटजीज को स्टडी करते हैं।
फर्स्ट स्पेसिफिक, गोल मस्ट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टर्म्स होनी चाहिए, वेग गोल्स नहीं होने चाहिए क्योंकि उनको अटेन करना डिफिकल्ट है। स्पेसिफिक गोल से हमारा जो टारगेट है वो कंक्रीट रहता है और एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए गोल का, तभी हम उसको अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। तो एग्जाम्पल, इन सबके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना। एग्जाम्पल, अगर आपको आपके मैथ स्किल इंप्रूव करनी है, आपने गोल सेट करा कि आप 30 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करोगे आफ्टर स्कूल या आफ्टर ट्यूशन, सेल्फ स्टडी मतलब पर डे के हिसाब से आपने टारगेट बना लिया, तो ये हो गया स्पेसिफिक, जिसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया कि 30 मिनट्स काम करना है डेली। देन मेजरेबल, गोल्स मेजरेबल होने चाहिए। अगर मेजरेबल नहीं होंगे तो हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारा गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। एग्जाम्पल, 80 to 90% इंप्रूव करना है, पहले 80% मार्क्स आए हैं, अब उसको 90% में कन्वर्ट करना है। तो जब मार्क्स आएंगे तो आप मेजर कर पाओगे ना कि गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। थर्ड, अचीवेबल, गोल्स डू नॉट जस्ट कम ट्रू ऑन देयर ओन, अपने आप तो पूरे होने नहीं वाले, इफेक्टिव गोल सेटिंग होगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो जो हमारे गोल्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। सपोज करो आपने अपना हिस्ट्री का सिलेबस प्रिपेयर करना है, आपके पास अभी टाइम है एग्जाम्स में, आप क्या गोल रख सकते हो? अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं आज सारी हिस्ट्री कर लेंगे, कल ज्योग्राफी कर लेंगे, परसों सिविक्स कर लेंगे, इको तो आती है तो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। अचीवेबल गोल्स मतलब मुझे हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के 1 चैप्टर को मैं 4 डेज में करूंगी, 1 चैप्टर पर 4 डेज। अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक अचीवेबल गोल रख लिया, क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं, स्कूल भी जाना है, अपने बाकी काम भी करने हैं। तो मैं ये टारगेट नहीं सेट कर सकती कि मैंने आज 4 चैप्टर करने हैं। मैंने अचीवेबल गोल रखा, 1 चैप्टर in 4 days. Then realistic. There are few things more damaging to our senses of self-efficacy than setting ourselves up for failure. अगर गोल्स रियलिस्टिकली अटेनेबल नहीं होंगे, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जो गोल्स है, गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक, जिनको अचीव किया जा सके और टाइमली होने चाहिए। गोल्स की एक प्रॉपर डेडलाइन होनी चाहिए। आल्दो डेडलाइन को आप चेंज कर सकते हो, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, कई बार हमारे गोल्स पूरे नहीं होते तो हमें डेडलाइन चेंज करनी भी पड़ती है। कई बार टीचर आपका असाइनमेंट की डेडलाइन एक्सटेंड भी कर देते हैं कि चलो नहीं हुआ, मोस्ट ऑफ द क्लास अगर इस डेट तक असाइनमेंट नहीं कर पा रही तो टीचर एक्सटेंड भी कर देता है। तो डेडलाइंस में चेंज, बट फिर भी एक डेडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सिर पे डंडा नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो स्पेसिफिक टाइम लिमिट में काम हो जाना चाहिए, तो गोल्स के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए। एग्जाम्पल, 2 वीक्स के अंदर मुझे ये असाइनमेंट खत्म करनी ही करनी है। तो इस स्ट्रेटेजी को स्मार्ट स्ट्रेटेजी बोलते हैं गोल सेटिंग के लिए। गिव सम एग्जांपल ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स, ऐसे गोल्स बताओ जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। स्टूडेंट में सेट अ गोल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स एग्जाम्स में स्कोर करने हैं। एथलीट ने 5 माइल्स अ डे रन करना है। ट्रेवलर ने अपनी डेस्टिनेशन सिटी पहुंचना है विद इन 3 आवर्स। इन सब में रिजल्ट क्या होने वाला है वो पहले से ही पता है, तो इसलिए ये रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स है। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आपको क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन माना जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ रहा है। कोई भी रेलेवेंट एग्जांपल दे दो जिसमें रिजल्ट पहले से ही पता है। यहाँ तक हो गया सेशन 2, जिसमें हमने रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा। अब स्टार्ट होता है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस के स्टेप्स क्या है? गेनिंग ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस, हमें अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। मेकिंग अ हैबिट ऑफ ट्रैकिंग वंस फीलिंग, हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्सपेंडिंग वन प्रैक्टिस टू एरिया ऑफ लाइफ बियॉन्ड पर्सन्स फीलिंग, फीलिंग के बियॉन्ड जाकर अपनी लाइफ की प्रैक्टिसेस को एक्सपेंड करना। ये 3 टर्म्स है जो सेल्फ अवेयरनेस में आती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? क्लस्टर ऑफ 3 चीजों का क्लस्टर है। पर्सन की थॉट्स, पर्सन की फीलिंग्स और उसका बिहेवियर। वो क्या सोचता है, क्या फील करता है और उसका बिहेवियर कैसे है। और पर्सनैलिटी वो क्लस्टर है दैट मेक्स पर्सन यूनिक, हर पर्सन को यूनिक बनाती है एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हर एक पर्सन की, इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी है जो उसके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर से पता चलती है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही है। लास्टिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, पर्सन का थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बनाते हैं। अब पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, बिहेवियर और एटीट्यूड का पैटर्न दैट पर्सन को डिस्टिंक्टिव, दूसरों से अलग बनाता है। ये पर्सनैलिटी डेवलप होती कैसे है? इंटरेक्शन के थ्रू। इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट, करेक्टर, इन्वायरमेंट। जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सन की पर्सनैलिटी को शेप करने में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर बिग 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट?
बिग 5 फैक्टर्स जिसको हम ओशन वर्ड से याद रखते हैं, OCEAN, जहां पर O वर्ड का मतलब होता है ओपननेस, C मतलब कॉन्शियसनेस, E मतलब एक्स्ट्रावर्जन, A मतलब एग्रीएबलनेस, N मतलब न्यूरोटिसिज्म। तो वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। ओपननेस, नाम से पता चल रहा है पर्सन ओपन है, क्रिएटिव है, एक्टिव है, इंडिविजुअल विद ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। जो ओपन है पर्सन क्रिएटिव होगा, क्यूरियस, उत्सुकता रखेगा चीजों को पता करने की, एक्टिव होगा, फ्लेक्सिबल होगा, एडवेंचरस होगा, उसको न्यू थिंग्स लर्न करने का शौक होगा, नए पीपल से मिलने पर वो कंफर्टेबल फील करता होगा, फ्रेंड्स बनाने में अच्छा होगा, न्यू प्लेसेस को विजिट करना चाहेगा, ओवरऑल पर्सन ओपन माइंडेड होगा। कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस है, जो अपनी कंसाइंस अंतरात्मा को सुनता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, काम टाइम पर कर रहा है, दूसरों की केयर कर रहा है बिफोर देमसेल्फ एंड केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव, जो मेरी वजह से किसी को बुरा ना लगे, ये वाली फीलिंग वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रावर्जन, एक्सट्रोवर्ट पीपल वो पीपल है हु लव इंटरेक्टिंग विद पीपल अराउंड एंड आर जनरली टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं दूसरे पर्सन के साथ, बड़ी जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, एंड मेक एनी गैदरिंग लिविंग, जिनके होने पर उनकी प्रेजेंस पता चलती है। जो एक पर्सन होता है ना हर ग्रुप में जो सबका मन लगाए रखता है, कॉन्फिडेंट होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है, जो सबका मन लगाकर रख रहा है, उस तरह की पर्सनैलिटी है ये। एग्रीएबलनेस, इंडिविजुअल हैविंग सच ट्रेट्स आर जनरली काइंड, जिनसे लोग कन्विंस हो जाए, काइंड होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, वार्म, कंसीडरेट। ये ज्यादातर किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। दे एकोमोडेट देमसेल्फ इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो ये हमेशा खुश रहते हैं। पीपल हु हेल्प एंड टेक केयर ऑफ अदर्स आर जनरली एग्रीएबल, ऐसे लोग जो दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म वो इंडिविजुअल हु हैव टेंडेंसी टुवर्ड एंजाइटी, जो बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, सेल्फ डाउट, अपने ऊपर ही डाउट रहता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, डिप्रेशन, शाइनेस और ये नेगेटिव फीलिंग्स जितनी भी है ना, वो सारी कैटेगरी न्यूरोटिसिज्म में आएगी। ये ज्यादातर लोग दूसरों से मिलना नहीं चाहते होते, दूसरों के साथ इतनी जल्दी घुल मिलते नहीं है, वरी टू मच अबाउट थिंग्स, शोइंग साइन ऑफ न्यूरोटिसिज्म। ऐसे लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान होते रहते हैं। तो ये 5 पर्सनैलिटीज हैं जिसमें मोस्टली सभी पर्सनैलिटीज को इंक्लूड कर दिया गया है, हर तरह के पर्सन को। इसको ओशन वर्ड से याद रखना। नेक्स्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो अनहेल्दी है और रिजिड है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर जो अच्छे नहीं है, अनहेल्दी है। तो इसमें टोटल 3 क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर 1 या क्लस्टर ए सस्पिशियस नेचर के होते हैं। इसके अंदर 3 वर्ड्स आएंगे, पैरानोइड, स्किज़ोइड, स्किज़ोटिपल। इसको ऐसे याद रख लेना, PASS। ए क्लस्टर में 3 आने हैं, PS और S वाले। जस्ट एक हिंट दे रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू में कई बार आ जाता है क्लस्टर ए में कौन सा लाई करता है, क्लस्टर बी में कौन सा लाई करता है, तो एक लर्निंग टिप हो जाएगी। पैरानोइड डिसऑर्डर, ये वो डिसऑर्डर है जिसमें फियर ऑफ अदर्स, स्पेशली फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स। ये वो डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन है ना जो वो डाउट करता है, डिस्ट्रस्ट होता है, उसको उसको दूसरों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, सस्पिशियस ऑफ अदर्स, दूसरों स्पेशली फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, पार्टनर, उनके ऊपर शक रहता है। जिनको ये डिसऑर्डर होता है, दे आर सेंसिटिव टू कीपिंग इमोशंस अगेंस्ट अदर्स। ये बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रस्ट वाली फीलिंग शो करते हैं। स्किज़ोइड पर्सनैलिटी, ये वो पर्सनैलिटी है विच रेफर्स टू पर्सन्स नेचुरल टेंडेंसी टू फोकस देयर अटेंशन ऑन द इनर लाइफ रादर देन आउटसाइड वर्ल्ड। इस डिसऑर्डर में जो पर्सन है ना वो अपने में ही खोया रहता है, वो डी अटैच्ड रहता है, ज्यादा दूसरों के साथ बातें नहीं करता, प्रोन टू इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में ही सोचता है, फैंटेसी, अपनी दुनिया में रहता है, उसको आसपास की दुनिया से इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता। दे अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, ऐसे लोग सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट स्किज़ोटिपल, ये वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन है वो थोड़ा डिसकंफर्टेबल रहता है। दे फील देयर आइडियाज में इन्फ्लुएंस अदर पीपल और इवेंट, चाहे उनके बातों का दूसरों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा बट फिर भी उनको लगता है कि मेरी बातों का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। दे फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टैंड एक्शंस, दे हैव इम्प्रॉपर इमोशनल रिएक्शंस। इम्प्रॉपर इमोशनल रिएक्शंस होता है वो इतना ज्यादा इमोशनल इंटरेक्शंस को भी अवॉइड करते हैं, मतलब वो इतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, क्लोज रिलेशनशिप में डिस्कंफर्टेबल रहते हैं, ई सेंट्रिक टाइप की नेचर होती है उनकी, संकी टाइप की। नेक्स्ट है क्लस्टर बी, जिसको इमोशनल और इम्पल्सिव बोलते हैं। इसमें 4 कैटेगरीज है, एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर,
ये वो डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन डिसरिगार्ड करता है सोशल रूल्स और ऑब्लिगेशंस को, एग्रेसिव रहता है, हार्शली एक्ट करता है, दे लैक गिल्ट, उनको अपने बिहेवियर पर पछतावा भी नहीं होता, फेल टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक से सीखते भी नहीं है, ये कई बार झूठ बोलते हैं, स्टील कर सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अल्कोहल्स ड्रग्स एडिक्ट भी हो सकते हैं। तो ये वो पर्सन है जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, जिनकी जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद नहीं है। नेक्स्ट, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को सेल्फ वर्थ नहीं होती, अपनी वर्थ नहीं होती, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, फियर ऑफ अबंडनमेंट, मतलब लोग उनको छोड़ ना दे, ये डर रहता है, इनको इंटेंस मूड स्विंग्स होते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये वो डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन चाहता है कि मुझे ये अटेंशन मिले, फ्रिक्वेंटली ट्राई टू गेन मोर अटेंशन बाय बीइंग ओवर ड्रामेटिक। ओवर ड्रामेटिक होते हैं, एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग होते हैं, उनको होता है सबका ध्यान हमारे ऊपर ही रहे। नार्सिसिस्टिक, ये वो पर्सनैलिटी है जिसमें पर्सन बिलीव करता है दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। मैं होती है इन पर्सन को, एडमिरेशन चाहिए, तारीफ के भूखे होते हैं, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं देन अदर्स। नेक्स्ट है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में एंशियस पर्सन होते हैं, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो सबसे पहले अवॉइडेंट, ये बहुत ही ज्यादा शाय होते हैं, पीपल हु आर सोशली इनएक्सपीरियंस्ड, अगली, इंफीरियर, जो कि जिनको डर होता है कि कोई हमारी इंसल्ट ना कर दे, एम्बेरसमेंट से डरते हैं, क्रिटिसिज्म से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, वो अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। दे अवॉइड सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन से भागते हैं, और ज्यादातर इनकी फीलिंग होती है कि हम इंफीरियर है, अनअट्रैक्टिव है। नेक्स्ट, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें पर्सन लो सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, ये दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, इनको डेली जजमेंट, छोटे छोटे कामों में दूसरों से हेल्प चाहिए, ये लोग डिपेंडेंट दूसरों पर बहुत ज्यादा होते हैं। एंट्रस्ट क्रूशियल लाइफ डिसीजंस टू अदर, गलती थोप देना, मैंने नहीं किया उसने किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो ये डिसीजंस नहीं ले पाते। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीपल विद दीज डिसऑर्डर्स आर स्ट्रिक्ट इन देयर कमिटमेंट टू रूल्स एंड लॉज, मतलब ये ऐसे पर्सन है जो मैंने कह दिया तो कह दिया, ये परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन की तरफ ध्यान रखते हैं। एक्स्ट्रा नीटनेस, परफेक्शनिज्म, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी छोटी बातों पर परेशान होने वाले लोग, OCPD भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में OCPD भी बोलते हैं। ये बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं, बार बार चीजों को चेक करना, छोटे छोटे चीजों को साफ करते रहना, हैंड्स बार बार धोना, लॉक बार बार चेक करना। तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो OCPD में आती है। तो ये थे कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इनको याद रखना कौन से क्लस्टर में कौन सा डिसऑर्डर है। अब स्टेप्स टू ओवरकम फ्रॉम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, क्योंकि पर्सन जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को ओवरकम कैसे करें? टॉक टू समवन, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके। लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखना, क्योंकि हेल्दी बॉडी होगी तभी हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी कैन हेल्प यू मेंटेन हेल्दी माइंड। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, सिचुएशन से भागना नहीं, सिचुएशन को हैंडल करना। एंगेज इन हॉबीज, कुछ हॉबीज बनाना, म्यूजिक हो गया, डांस, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो हॉबी है वो थेरेपी का काम करती है। स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग वर्ड्स लाइक चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, माइंडसेट चेंज करना, प्रॉब्लम्स नहीं है, चैलेंजेस हैं। प्रॉब्लम तो होगी जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा, चैलेंज एक्सेप्ट करना, प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना, तो वर्ड्स, प्रॉब्लम जैसे वर्ड ना यूज करके चैलेंज जैसे वर्ड यूज करना। तो ये था सेशन 3। ज्यादा चांसेस इसमें से होते हैं MCQ में आ जाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ओशन, स्मार्ट, इनमें से MCQ बनता है और बाकी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।